बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लू चिप कंपनीज की सीरीज़ की एक और वीडियोज़ के साथ हाजिर हैं। आज बात करेंगे मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड पे। ये ऑटोमोबाइल असेंबलर की जो सेक्टर है उस पर ये कंपनी आती है और चेक करेंगे कि आज इसकी जो है वो पिछले लास्ट 10 डेज़ की परफॉर्मेंस कैसी रही है, पे आउट जो है वो इसने कितना दिया है, कैसे दिया है, और साथ में इसकी थोड़ी सी प्राइस मूवमेंट भी देखेंगे कि इसकी प्राइस जो है ना वो किस हिसाब से मूवमेंट होती रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो मिल्लत ट्रैक्टर जो है वो बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसका जो प्रिंसिपली इसका जो काम है वो ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग है। मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर जो है ये असेंबल करती है और इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग और परचेज सेलिंग वगैरह करती है। शेखुपुरा में जो है वो इनका ऑफिस है, फैक्ट्री लोकेशन है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ जो है वो इसके 393 हैं। टोटल जो इनकी कैपेसिटी है ट्रैक्टर्स की वो तकरीबन 30,000 यूनिट्स है। इसकी जो अगली कंपनीज हैं, सबसे पहले जो इनकी है बुलान कास्टिंग लिमिटेड है। बुलान कास्टिंग भी जो है ये भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और जो 50% कंपनीज के जो पार्ट्स वगैरह हैं वो ये बुलान कास्टिंग ही इसको प्रोवाइड करती है। इसके 51% जो इसकी शेयर्स थे वो 1993 में जो है ना वो मिल्लत ट्रैक्टर ने जो है वो अक्वायर किए थे। दूसरी इनकी कंपनी है मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड। इस कंपनी का भी जो है बिजनेस जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल व्हीकल्स पार्ट्स और कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है। मिल्लत इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड भी इनकी एक और कंपनी है जो कि बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का, व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक जो बैटरीज होती हैं उसका जो है वो ये सेल करती हैं। टाइपिंग इंटरट्रेड DMCC ये इनकी दुबई बेस्ड जो है वो कंपनी है। ये एज अ जो है वो एक्सपोर्ट के तौर पे काम करती है। ये जो इस ग्रुप की जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो मामलात होते हैं वो यही देखती है। इसमें से जो ये बुलान कास्टिंग है ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बाकी जो है वो 3 ये लिस्टेड नहीं है, एज अ प्राइवेट उसके तौर पे कंपनीज के तौर पे जो है ना ये काम कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी जो लास्ट 10 ईयर्स की जो पे आउट की हिस्ट्री है वो क्या रही है। तो 2010 में जो है कंपनी ने जो है वो 25% का बोनस इशू किया था। 250 शेयर जो है वो एज अ बोनस दिए थे, 1000 शेयर अगर किसी के पास उस टाइम हो, और साथ में इसने डिविडेंड भी दिया था 650%, जो कि 65 रुपये पर शेयर का डिविडेंड बनता है। तो अगर आपके पास 1000 शेयर हो तो डिविडेंड जो है वो इसका 65,000 जो है 2010 में बनता है। फिर 2011 में इसने जो है वो बोनस कोई नहीं दिया, लेकिन साथ में जो डिविडेंड है वो 475% का डिविडेंड दिया, 47 रुपये 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड था 2011 में। चूँकि 2010 में 25% बोनस दे चुकी थी तो 2011 में जो 1000 शेयर्स थे वो 1250 शेयर्स के हिसाब से 59,000 का जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनती है। फिर 2012 में भी कंपनी ने बोनस को स्किप किया और सिर्फ जो है वो डिविडेंड दिया है 650% का, यानी कि 65 रुपये पर शेयर। तो 1250 शेयर्स के हिसाब से 81,250 जो है वो ये डिविडेंड की अमाउंट बनती थी। 2013 में भी कंपनी ने 20% का बोनस अनाउंस किया, 250 शेयर्स जो है वो एज आ बोनस मिले और साथ में डिविडेंड भी अनाउंस किया था 550% का, यानी कि 55 रुपये पर शेयर का डिविडेंड 2013 में अनाउंस हुआ, जो कि अमाउंट बनती है 68,750 रुपीज़ जो है वो बनती है 2013 के हिसाब से। 2014 में जो शेयर्स थे वो चूँकि 2013 के बोनस की वजह से 1500 शेयर्स हो गए थे, तो बोनस शेयर 2014 में कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन साथ में डिविडेंड दिया था 400%, यानी 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो 60,000 का जो डिविडेंड है वो 2014 में मिला। 2015 में भी बोनस कोई नहीं आया, लेकिन जो डिविडेंड है वो 525% आया, यानी कि 52 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पर शेयर मिला। 1500 शेयर्स के हिसाब से 78,750 रुपये जो है वो डिविडेंड में बनते हैं। 2016 में भी कंपनी ने बोनस स्किप किया, डिविडेंड दिया है 500%, यानी कि 50 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ था। 75,000 जो है वो डिविडेंड की मद में हमें पैसे मिले। 2017 में भी जो है वो कंपनी ने बोनस तो नहीं दिया, लेकिन डिविडेंड जो था वो 950% का दिया है। 95 रुपये पर शेयर्स का डिविडेंड आया 2017 में, और जो डिविडेंड अमाउंट बनती थी वो 1,42,000 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती थी 1500 शेयर्स के हिसाब से।
और 2017 में ही इसने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया था। 2018 में भी कंपनी ने बोनस नहीं दिया, लेकिन 1200% का डिविडेंड दिया। सबसे हाईएस्ट अब तक का जो डिविडेंड था वो 2018 में ही आया था 120 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो 1,80,000 जो है वो इसने डिविडेंड की मद में हमें 2018 को दिए। 2019 में फिर बोनस आया, 13% का इसने बोनस इशू किया। 1500 शेयर के हिसाब से 188 तकरीबन जो शेयर्स थे वो बोनस के बनते थे। साथ में इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया था 850, यानी कि 85 रुपये पर शेयर का जो है वो डिविडेंड अनाउंस हुआ था 2019 में। तो 1,27,500 का जो है वो अमाउंट बनती है 2019 में। 2020 में भी फर्स्ट क्वार्टर में जो है इसने ये डिविडेंड दे चुकी है 200%, यानी कि 20 रुपये पर शेयर। बोनस कोई नहीं दिया। 33,760 रुपये बनते हैं इसके फर्स्ट हाफ के। अभी सेकेंड हाफ का जो है लास्ट फुल ईयर का रिजल्ट अभी आना है, जिसमें एक्सपेक्टेड यही है कि मिनिमम भी तकरीबन 200% जो है वो डिविडेंड आएगा। तो सबसे कम जो है वो डिविडेंड 400% रहा है, यानी कि 40 रुपये पर शेयर इसने कम से कम डिविडेंड दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड जो है वो इसका 1200 है, यानी कि 120 रुपये पर शेयर जो है वो कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। तो अब तक जो अगर देखा जाए तो 10 सालों में इसने 9,71,000 का तकरीबन जो है वो डिविडेंड के अमाउंट में रकम दे चुके हैं। तो अगर जनवरी 2010 में इसकी प्राइस देखें तो 385 रुपये का ये शेयर हुआ करता था 2010 में। तो 3,85,000 की जो है वो इन्वेस्टमेंट थी। अगर आज इसकी करंट वैल्यू देखें तो 874 रुपये पर शेयर है। तो 1688 शेयर्स के हिसाब से जो इसकी वैल्यू आज मौजूदा दौर में बनती है वो 14,75,000 है। और साथ में इसने 9,71,000 का डिविडेंड भी दे चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट जो थी वो तो ऑलरेडी इसमें जो है वो इसने पूरी कर दी है अपनी। तो अभी इसकी प्राइस मूवमेंट देखते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो कैसे मूव हुई है इन 10 सालों में। जनवरी 2010 में जो है वो स्क्रिप्ट की प्राइस जो थी वो तकरीबन 383-85 के लेवल पे थी। वहाँ से जब इसने अपना हाई पोस्ट किया था वो 625 रुपये का पोस्ट किया था तकरीबन जुलाई 2011 में। उसके बाद इसमें अच्छी खासी करेक्शन आई थी और अपना जो नेक्स्ट इसने 3-4 महीने में अपना लो पोस्ट किया था वो 3 अक्टूबर 2011 में किया था। 351 का लो पोस्ट किया था, तकरीबन 50-55% ये डाउन आ गई थी। वहाँ से ये फिर जो है वो अपसाइड पे गई थी और अपना जो सेकंड हाई लगाया था वो 646 का लगा था। पिछले हाई से थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, 640 का हाई। और उसके बाद जो है ये फरवरी 2013 में तकरीबन वही 1.5 साल बाद जो है इसने अपना सेकंड हाई लगाया 646 का। हाई लगाने के बाद फिर इसमें जो है वो करेक्शन आई है और अपना जो इसने लो पोस्ट किया है वो अक्टूबर 2013 में पोस्ट किया था 428 के लेवल पे। 428 से जब ये फिर स्क्रिप्ट चलना शुरू हुआ है तो अगला जो इसका हाई लगा था वो तकरीबन जून 2015 में लगा था 710। जो पिछला हाई था वो क्रॉस हुआ था और 710 का हाई नया हाई लगा था। उसके बाद फिर जो है इसने करेक्शन की है, तकरीबन 7-8 महीने ये डाउन में रहा है, रेड में रहा है। और अपना जो लो पोस्ट किया था वो 460 का पोस्ट किया था। उसके बाद फिर 2-3 महीने इसमें अच्छी खासी जो है वो गेन मिला था इसको। और जून 2016 में जो है इसने अपना हाई लगाया था वो 619 का हाई लगा था। उसके बाद फिर जो है इसने जो लो पोस्ट किया था वो 538 आया था। ये सितंबर 2016। सितंबर 2016 के बाद इसने एक नॉन स्टॉप एक मूव दी थी 1500 लेवल तक। 1575 का जो है इसने हाई पोस्ट किया था मई 2017। जो पनामा का एपिसोड था उस तक जो है इसने इस 6-9 महीने में नॉन स्टॉप रैली दी है 1000 पॉइंट्स प्लस की। और अपना जो हाई ऑल टाइम हाई इसका लगा है वो यही 1575 का लेवल था। तो उसके बाद जो है पनामा का इशू हुआ तो ये भी डाउनफॉल में आया है। और उसके बाद जो उसने अपना लो बनाया था वो तकरीबन 1185 का जो है इसका लो बना था दिसंबर 2017 के, यानी कि 5-6 महीनों में ये 1600 से कम होके 1050 पे जो है उसकी प्राइस आ गई थी। वहाँ से इसने थोड़ा सा फिर अप साइड पे लिया है, लेकिन अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। और जो अपना इसका हाई लगा था वो अप्रैल 2018 में 1430 का इसने हाई बनाया था। लेकिन अपना जो प्रीवियस हाई था 1575 उसको ये ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुआ। यहीं से इसका जो है ना वो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ
और उसके बाद जो है वो इसका जो अगला लो था वो तकरीबन जनवरी 2019 में पोस्ट हुआ है, 726 का इसने लो बनाया है। उसके बाद फिर 2-3 महीने में इसने थोड़ी सी रिकवरी दी है। अप्रैल 2019 में इसका जो हाई लगा था वो 935 का हाई लगा है, और फिर जो है वो इसके बाद दोबारा इसने जो अपना नया लो लगाया है वो पिछले के लो को भी जो है इसने ब्रेक किया है, और अपना जो लो लगाया है वो तकरीबन 465 का लो लगा था। ये मार्च 2020 में जो है इसने जब ये तो मार्च 2020 में जो कोरोना का जो एपिसोड आया है तो उसमें इसने अपना जो लो बनाया था वो 465 का लो बनाया था। उसके बाद फिर इसने थोड़ी सी रिकवरी दी है, और मई 2020 में जो इसका अपना हाई बनाया था वो 790 का हाई लगा था, 790। उसके बाद उसने जो है ना वो उसके बाद फिर जो अपना लो बनाया था वो जून में तकरीबन इसने जो 650 का जो लेवल है उसको टच किया है, और अभी तक जो है ये कंटिन्यूसली रैली में है। स्टॉक अभी जो करंट प्राइस है वो तकरीबन 925 का हाई लगा चुका है। अपना जो प्रीवियस हाई है 800 का जो है 790 का जो हाई है वो इसने क्रॉस कर लिया है उसको। तो अगर इसकी प्राइस को देखें तो प्राइस जो है वो 2010 से लेके 2016 में एक जो है वो रेंज में एक चैनल में मूव होती रही। चैनल के लोअर एंड पे जो है वो बाइंग होती थी, और चैनल के जो अपर एंड है उस पर सेलिंग आ जाती थी। तो यहाँ पे 2016 में तकरीबन 6 साल जो है वो प्राइस इस रेंज में घूमती रही, और जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है 2016 में, अक्टूबर 2016 में जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो फिर 1000 पॉइंट्स की बड़ी नॉन स्टॉप की एक रैली देखी गई है। और दूसरा ये कि यहाँ पे भी जो है ना परफेक्टली अप ट्रेंड में रहा है स्केप्स 6-7 सालों में। जो लोअर हायर लो की एक फॉर्मेशन बनती रही है, मतलब है जो नेक्स्ट लो था वो पिछले वाले लो से हाई बनता था। तो ये एक टिपिकल जो है वो अप ट्रेंड में रहा है। यहाँ पे आके जो है ना यहाँ पे आके इसने फिर जो है डाउन ट्रेंड में आया है, और जो हाई जो बने हैं जो नेक्स्ट हाई है वो पिछले वाले हाई से जो है ना वो लो पे बना है। तो करंटली भी जो है इसने अपना ये जो डाउनवर्ड का ट्रेंड था उसको ब्रेक किया है, और यहाँ पे आके इसने जो है ना ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया है, और इस चैनल के ऊपर भी जो है ना वो इसने क्लोजिंग दी है। इस पिछले महीने इसने क्लोजिंग दे दी थी, अभी महीना चल रहा है तो अभी भी इस चैनल के ऊपर ही है स्टॉक। तो एक्स्ट्रा इसका जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है वो यही 1050 और 1060 का जो हाई है ये इसको जो है ना वो ब्रेक कर सकता है करंटली।